पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में कोलकाता के समीप बारानगर में की गई। तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद, और विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में कोलकाता के समीप बारानगर में की गई थी। इस मिशन ने भारत में शिक्षा, लोकोपकारी कार्यों जैसे आपदाओं में सहायता, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा तथा जनजातियों के कल्याण पर बल दिया था। तो रामकृष्ण मिशन ने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने और जन कल्याण हेतु अनेक सारे कार्य किए थे। इसमें आपदा के समय लोगों की सहायता करना, चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना, प्राथमिक और उच्च शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाना तथा जनजातियों के कल्याण पर बल दिया था। रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं, उपनिषदों एवं गीता के दर्शन, बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी। तो स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं, उपनिषदों एवं गीता के दर्शन, बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी थी। अब आइए स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं। तो 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 1863 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। तो 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के शिकागो शहर में किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत की ओर से नेतृत्व किया था। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में आयोजित किया गया, जिसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर महाराज खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। तो महाराज खेतड़ी के सुझाव पर इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। स्वामी जी को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। तो स्वामी विवेकानंद को 19वीं शताब्दी का नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। स्वामी विवेकानंद ने शोषित लोगों को दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया था। तो भारत में जो शोषित दलित समुदाय था, उसके लिए स्वामी जी ने दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया, जिसका आशय गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो दलितों के लिए दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बंगाली में इन दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। तो विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी भाषा में था और उद्बोधन जो बंगाली भाषा में था, इन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग व वेदांत फिलॉसफी। तो
विवेकानंद जी ने कुछ पुस्तकें लिखी जिनमें राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग व वेदांत फिलॉसफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी देखा, जिनमें विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन 1893 में किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने नेतृत्व किया था। इसी सम्मेलन में जाने से पूर्व महाराज खेतड़ी के सुझाव पर इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। स्वामी जी को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। स्वामी विवेकानंद ने शोषित लोगों के लिए दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया। तो दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग शोषित वर्ग के लिए स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन ये 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। इनकी पुस्तकों में राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग व वेदांत फिलॉसफी प्रसिद्ध है। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की तथा कर्नल हेनरी अल्कॉट ने की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसकी स्थापना मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की तथा कर्नल हेनरी अल्कॉट ने की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की तथा कर्नल हेनरी अल्कॉट ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। भारत में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अड्यार में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। तो 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भारत में अड्यार में खोला गया था, जो कि मद्रास में स्थित है। तो भारत में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास के अड्यार में खोला गया। इस संस्था ने बाल विवाह, जातिवाद का विरोध तथा विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बाल विवाह, जातिवाद का विरोध तथा विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी एक सदस्य थी। तो एनी बेसेंट 1893 में भारत आई थी और इस सोसाइटी का कार्यभार ग्रहण किया। तो एनी बेसेंट 1893 में भारत आती हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार भारत में ग्रहण किया। 1907 में एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना जाता है। तो एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष 1907 में इनको बनाया गया। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, जो आज बीएचयू के नाम से प्रसिद्ध है। एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया। तो होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट ने भारत में किया था और 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग का आंदोलन किया था, होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक 2 पत्रिका का संपादन किया था। तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों
इंग्लिश में प्रकाशित पत्रिका थी जिसका संपादन एनी बेसेंट ने किया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की तथा कर्नल हेनरी अल्कॉट ने 1875 में की थी। भारत में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास के अडयार में खोला गया था। इस संस्था ने बाल विवाह, जातिवाद का विरोध तथा विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी। एनी बेसेंट एक आयरिश अर्थात आयरलैंड की एक महिला थी। तो एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और सोसाइटी का कार्यभार ग्रहण किया। 1907 में एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज आगे चलकर मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया और 1916 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। अगला है यंग बंगाल आंदोलन। और यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरोजियो थे। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डिरोजियो। तो हेनरी विवियन डिरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। यंग बंगाल आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा था वो था प्रेस की स्वतंत्रता, ज़मींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना। तो यंग बंगाल आंदोलन के जो मुख्य मुद्दे थे उसमें था प्रेस की स्वतंत्रता, ज़मींदारों के अत्याचारों से रैयतों अर्थात किसानों की सुरक्षा करना, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना। ये सब यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डिरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डिरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा। उन्होंने हमारे जाति का पिता भी कहा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डिरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारे जाति का पिता कहा। अब आइए हम लोग मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन को देखते हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन को देखते हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का जो उद्देश्य था इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण करना। इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। तो इस आंदोलन के जो समर्थक थे उनकी विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी, अर्थात वो कट्टरता के समर्थक नहीं थे। इन्होंने बताया कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोके। तो इस अलीगढ़ आंदोलन के जो समर्थक थे इनकी विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। इन्होंने बताया कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोके। यह अंग्रेजी शिक्षा व ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन रहा। तो अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा व ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। अब आइए सर सैयद अहमद खां के जीवनी के बारे में देखते हैं, इनकी जीवनी देखते हैं। तो सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में हुआ था। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में हुआ। इन्होंने इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियाँ जैसे पीर मुरीद प्रथा,
दास प्रथा इत्यादि के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में जो कुरीतियाँ विद्यमान थी, जैसे पीर मुरीद प्रथा, दास प्रथा, इन सब के विरुद्ध आवाज़ उठाया था। 1864 में कोलकाता में सर सैयद अहमद खान द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा कोलकाता में की गई थी। साइंटिफिक सोसाइटी का कार्य था अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना। तो जो मुख्य अंग्रेजी पुस्तकें थी उनका साइंटिफिक सोसाइटी उसका उर्दू में अनुवाद करते थे। इन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में की। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी, जो आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। तो 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने की। यह स्कूल आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सिंह, इन दोनों ने मिलकर की थी। और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन कांग्रेस के विरोध में था। इस प्रकार सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के विरोधी थे। इनकी मुख्य पत्रिका थी तहज़ीब उल अखलाक, अर्थात सभ्यता और नैतिकता। तो तहज़ीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां के द्वारा संपादित एक पत्रिका थी। 1857 के विद्रोह के कारणों को स्पष्ट करते हुए द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह के कारणों को स्पष्ट करने के लिए द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखी। अगला आंदोलन था अहमदिया आंदोलन। 1889 में अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के द्वारा 1889 में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में कादियाना नामक स्थान से की गई। तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में कादियाना नामक स्थान से की गई थी, इसीलिए इसे कादियाना आंदोलन भी कहा जाता है। तो अहमदिया आंदोलन को कादियाना आंदोलन भी कहा जाता है, चूँकि इसकी शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में कादियाना नामक स्थान से की गई थी, अतः इसे कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। तो अहमदिया आंदोलन ने भी जिहाद का विरोध किया। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विवाह तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। तो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद थे वो जिहाद के विरोधी थे। वे पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विवाह तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे। गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर तथा कृष्ण का अवतार बताया था। तो गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब का पैगंबर बताया और कृष्ण का अवतार बताया था। गुलाम अहमद ने अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में अहमदिया आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की। तो गुलाम अहमद ने एक पुस्तक लिखी बहरीन ए अहमदिया। तो बहरीन ए अहमदिया में इन्होंने अहमदिया आंदोलन के जो सिद्धांत थे उसकी व्याख्या की थी। अगला आंदोलन है देवबंद आंदोलन। और देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक थे कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही। तो कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने 1866 में सहारनपुर के देवबंद में एक इस्लामी स्कूल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए धार्मिक नेता को प्रशिक्षित किया जाना। तो देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही थे।
इन्होंने 1866 में सहारनपुर के देवबंद में इस्लामी स्कूल की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए धार्मिक नेता को प्रशिक्षित किया जाना, अर्थात मुस्लिमों के लिए धार्मिक नेता को प्रशिक्षण देना। इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे, जिनमें मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना एवं विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। तो देवबंद आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे, जिनमें मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना। तो कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना व विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। इस प्रकार देवबंद आंदोलन एक कट्टर धार्मिक आंदोलन था। आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। देवबंद स्कूली अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण विरोधी था। इसने अलीगढ़ आंदोलन का पुरजोर विरोध किया था। इसने सर सैयद अहमद खां के इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के विरुद्ध में फतवा जारी किया। तो देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। देवबंद आंदोलन जो था वह देवबंद स्कूल जो था वो अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण विरोधी था। इस आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का पुरजोर विरोध किया, अर्थात ये अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में था। इसने सर सैयद अहमद खां के इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के विरुद्ध में फतवा जारी किया। यह आंदोलन कांग्रेस की स्थापना के समर्थन किया गया। इस आंदोलन के द्वारा कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया गया था। वहीं अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा कांग्रेस का समर्थन नहीं किया गया था। अगला है वहाबी आंदोलन। और वहाबी आंदोलन भी एक धार्मिक आंदोलन था। हज़रत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो वहाबी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जो हज़रत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में इस आंदोलन की लोकप्रियता सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली थी। तो भारत में इस आंदोलन की लोकप्रियता सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली। पटना इस आंदोलन का मुख्य शक्ति का केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन के मुख्य शक्ति का केंद्र था पटना, और इसकी लोकप्रियता सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली थी। इस प्रकार आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रमुख आंदोलनों का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।